हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी क्लासेस। बच्चे, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं जनरल साइंस का वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, सबसे पहले हम वर्क डिस्कस करेंगे, देन एनर्जी की डिस्कशन होएगी, देन पावर का डिस्कशन करेंगे सारा। ठीक है, तो जो पावर के न्यूमेरिकल्स थे वो हमने पहले कर लिए थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पहले पावर के न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। तो बच्चे, सबसे पहले आपने याद रखना है जो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इज फोर्स, एस इज डिस्प्लेसमेंट। जब भी बच्चे डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कौन सा थीटा आता है? कॉस थीटा आता है। मीन्स दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन देखो, एसआई यूनिट का कहीं से भी बन सकता है। जो भी टर्म हमारे सिलेबस में यूज हुई है उसका एसआई की यूनिट, सीजीएस की यूनिट और डायमेंशनल का फॉर्मूला जो होता है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो वाला जो क्वेश्चन है बच्चे वो किसी भी टर्म का आ सकता है। तो अब हम वर्क की एसआई यूनिट करेंगे, देन सीजीएस यूनिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ये देखो, सबसे पहले एसआई यूनिट आई है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना। फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की होगी मीटर। तो न्यूटन मीटर वर्क डन की एसआई यूनिट है। सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूटन गया डाइन में, मीटर गया सेंटीमीटर में। तो डाइन सेंटीमीटर जो है वो वर्क डन की, दैट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन। तो एक न्यूटन में ध्यान रखना है 10⁵ डाइन होते हैं। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, रिपीट करता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1 डाइन में न्यूटन बताओ। तो अगर ये 10⁵ उधर जाएगा तो बच्चे लिखा जाएगा 10⁻⁻5 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 डाइन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है पेपर में। अब बच्चे मान लो पेपर में आप भूल गए कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन है, -5 है, या 10⁻3 है, 8 है, क्या है? तो आप निकाल के देख सकते हो। हमें न्यूटन का सेकंड लॉ पता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो एफ है, एफ इज इक्वल्स टू होता है एम में। तो फोर्स को मैंने लिया एसआई यूनिट में न्यूटन, मास की जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सेकेंड, एसआई में भी सेकेंड रहेगी टाइम की यूनिट, और सीजीएस में भी सेकेंड ही रहेगी। ठीक है, तो सेकेंड्स को चेंज नहीं करना। तो ये कितना बन गया? 1000 और 100 बन गया 10⁵5। 10⁵5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो सीजीएस में बना, और इसी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को नाम देते हैं डाइन का। तो बन गया 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन है। ठीक है, वैसे आपने ट्राई करना है पेपर के लिए कि आपको याद रहे कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵5 डाइन है। ये सिर्फ आपने तब करना है अगर मान लो पेपर में आप भूल गए। ठीक है, रिलेशन तो आप निकाल के देखोगे। अच्छा, उसके बाद बच्चे ये मैंने प्रूफ क्यों करवाया, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। अब हमें पता है कि जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट जो है वो हम ले रहे हैं न्यूटन। अब मान लो ऑप्शन में एसआई यूनिट तो पूछ ली उसने और न्यूटन नहीं लिखा, तो हो सकता है बच्चे न्यूटन की जगह पे क्या लिखा मिलेगा फिर हमें? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसी जो सीजीएस यूनिट है फोर्स की ना, वो डाइन है। डाइन की जगह पे क्या लिखा हो सकता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो इस रिलेशन से हमें एक और क्वेश्चन पता चल गया। नेक्स्ट है बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। तो मैंने सबसे पहले इसका सिंपल फॉर्मूला लिखा कि जो वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL/T-2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? L। तो इकट्ठा करो, दिस बिकम्स mL/T-2। ये बन गया। नेक्स्ट बच्चे जो फॉर्मूला है कि W इज इक्वल्स टू F.S है, यहाँ से 3 टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 2 मीटर देन फाइंड वर्क डन। उसने फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट दी, वर्क डन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करा, 10 इंटू 2 करा, 20 आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप के अंदर बच्चे फोर्स भी दिया होगा, डिस्टेंस भी दिया है और एंगल की बात कर दी। तो मैं यहाँ पे ना पहले आपको एंगल बता देती हूँ। साइन और कॉस की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 की वैल्यूज़ आपने ध्यान में रखनी है।
अगर तो डायरेक्ट याद कर लो और भी अच्छी बात है, अगर भूल जाओ तो देखो बच्चे कैसे करनी है। मैंने यहाँ लिखा 0 1 2 3 4, 4 पे ख़त्म हुआ ना, सबको 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सब का अंडर रूट कर दो, तो ये जो वैल्यूज़ बनेगी ये साइन की वैल्यूज़ बनेगी। देखो साइन 0 0 आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 1 का रूट 1 और 4 को बाहर निकाला 2, तो साइन 30 कितना हो गया 1/2। ऐसे ये कितना हो गया 45 1/√2। 60 कितना होता है √3/2, ये 1। जब आपको साइन की वैल्यूज़ पता चल गई बच्चे, कॉस की लिखने के लिए लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दो। देखो लास्ट में 1 लिखा है, सबसे आगे 1, उसके बाद 3/2, 1/√2, 1/2, 0, तो ये आपकी कॉस की वैल्यूज़ बन जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या है। इफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 2 मीटर थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन फाइंड वर्क डन। मीन्स आपको क्या करा इसने आपको फोर्स दे दिया 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, थीटा इज 60। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू पुट करोगे बच्चे, देख लो कॉस 60 कितना है 1/2 है, तो मीन्स कॉस 60 की जगह पे आप क्वेश्चन में फिर 1/2 लिख के सॉल्व करोगे। ये देखो W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, जब थीटा का जिक्र आ जाए तो हमने क्या करना है, खोल देना है इस फॉर्मूले को। एफ एस कॉस थीटा लिखा गया, एफ 20 है, एस 2 है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है बच्चे 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर मेरे पास बच गया 20। यूनिट का ध्यान रखना है आपने, जब भी टिक करोगे वर्क डन की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा अगर आपको आई जे के की फॉर्म में क्वेश्चन आए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया, एफ वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, एंड जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एस वेक्टर है वो कितना दे दिया 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, एंड वी हैव टू फाइंड वर्क डन। तो बच्चे क्वेश्चन के अंदर देखो एफ और एस मैंने लिख दिया जो वैल्यूज़ गिवन थी। डॉट प्रोडक्ट में आपने आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे से, के वाले को के से। ठीक है, और जो भी साइन बनेगा वो साथ में लिखना है। आई जे के क्यों नहीं आया, जब स्केयर करा आई स्केयर, जे स्केयर, के स्केयर, बच्चे वो होता है 1। और अगर हम करते हैं आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो मैंने सिर्फ कौन बचेगा, आई स्केयर, जे स्केयर, के स्केयर वाला बचेगा ना। तो ये देखो 3 2 का 6 आया, 5 3 का 15, साइन क्या है माइनस का, -4 × 3 -12, तो इनको सॉल्व करो 6 - 27 -21 न्यूटन मीटर। बच्चे आपने ध्यान रखना है वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, इसकी 3 टाइप होती है, वर्क कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी 0। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस भी करेंगे। तो आपने ये नहीं करना कि पेपर में +21 टिक कर दो इस क्वेश्चन में। अगर माइनस आया है तो माइनस में आंसर टिक करो, प्लस आया है तो प्लस में करो, 0 आया है तो 0 करो। एक ना बच्चे इसमें और एक पॉइंट ऐड कर दो कि कई बार हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टली गिवन नहीं होता। इस क्वेश्चन में तो मैंने सीधा लिख दिया था ना भी एस वेक्टर इतना है। कई बार होता है कि R1 और R2 की फॉर्म में गिवन होता है कि R1 इज दिस, फॉर एग्जाम्पल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, ऐसी R2 की कोई वैल्यू i j k में दे दी, तो जो आपका डायरेक्शन को साइन आएगा वो इन दोनों को माइनस करके आएगा। अब आप बोलोगे वेक्टर में माइनस कैसे करते हैं, बच्चे वेक्टर में माइनस करने के लिए आई वाले कॉफिशिएंट और ये आई वाला कॉफिशिएंट, इन दोनों कॉफिशिएंट्स को माइनस करा दो, साथ में आई कैप लिखा जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा हमारे पास y2 - y1 j कैप रहेगा, z2 - z1 k कैप रहेगा साथ में। ठीक है, तो वहाँ से आप s वेक्टर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है बच्चे टाइप्स ऑफ वर्क डन। यहाँ से क्वेश्चन कंडीशन भी पूछी जा सकती है आपको। ठीक है, कोई एग्जांपल गिवन हो सकती है, पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव वर्क डन हुआ, नेगेटिव वर्क डन हुआ या कौन सा हुआ। और एक पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है कूली वाला कि कूली ने सर पे वेट उठा रखा है एंड ही इज़ वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो पूछा जाता है कि वर्क डन जो है वो क्या है, 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये सारा हम इस पॉइंट में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले देखो, चाहे 0 वर्क डन है, चाहे पॉजिटिव वर्क डन है, चाहे नेगेटिव वर्क डन है, फॉर्मूला तो नहीं चेंज होगा, W = FS cos थीटा ही रहना है ना, तो मैंने तीनों में लिख दिया। ठीक है,
अगर मैं ज़ीरो वर्क डन की बात करती तो दिमाग में आता कि आंसर मेरा ज़ीरो आ जाए, डब्ल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाए, पॉजिटिव में पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव वाले में आंसर जो डब्ल्यू का है वो नेगेटिव में आ जाए। तो यहाँ पे जो कंडीशन याद रखनी है बच्चे, ये देखो, ये डब्ल्यू ज़ीरो तभी होगा, हमारे पास तीन टर्म्स है, एफ है, एस है और कॉस थीटा है। या तो एफ ज़ीरो हो जाए, या एस ज़ीरो हो जाए, या कॉस थीटा की टोटल वैल्यू ज़ीरो हो जाए, या सब कुछ ज़ीरो हो जाए। तो हमारा जो वर्क डन है वो क्या आ जाएगा, वो ज़ीरो आ जाएगा। तो मैंने यहाँ कंडीशन लिखी है, इधर एफ और एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर दोनों के दोनों ज़ीरो हो जाए। और ये जो कॉस थीटा ज़ीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू बच्चे 90 डिग्री होगी। जो कॉस 90 की वैल्यू है, जो मैंने आपको चार्ट बनवाया उसमें चेक करो, कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो आती है, मीन्स थीटा की कंडीशन क्या होगी, वो 90 हो। किसके बीच का थीटा, एफ और एस के बीच का थीटा। तो जो मैं बोल रही थी कि कूली ने वेट उठाया हुआ है, मान लो यहाँ पे कूली खड़ा है, तो जो वेट है दैट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, वो सीधा लग रहा है फोर्स, और साथ में लिखा है ही इज़ वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो वर्क डन है बाय दी कूली कितना होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे कूली ही लिखा जाएगा, कोई मतलब पर्सन की एग्जांपल दी जा सकती है कि उसने वेट उठा रखा है और स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो हमेशा वर्क डन क्या रहेगा उस केस में, ज़ीरो। तो बच्चे फर्स्ट एग्जांपल लिख लो आप, अ कूली विद द लोड ऑन हिज हेड वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन वर्क डन बाय द कूली कितना हो गया, ज़ीरो। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। मान लो आपके सामने ना एक दीवार है, ठीक है, मैं बोलती हूँ तोड़ दो दीवार को, तो आप क्या करोगे, उस दीवार को धक्का लगा रहे हो, ठीक है, आप जोर लगा रहे हो, यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दी वॉल, तो आपने काफ़ी सारा फोर्स लगाया। उसके बाद सीधी तरह से दीवार नहीं गिर रही तो क्या करोगे, धक्का मुक्की भी कर रहे हो दीवार के साथ, मीन्स यू आर ऑल्सो चेंजिंग एंगल, थीटा भी चेंज कर रहे हो, है ना, पूरा पूरा 90 नहीं रख रहे। बट दीवार नहीं हिली, डिस्प्लेसमेंट बाय दी वॉल कितनी हुई, ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट वॉल ने करी नहीं है, वो बिल्कुल ज़ीरो है, एस ज़ीरो हो गया, तो टोटल वर्क डन कितना काउंट हुआ, ज़ीरो। इफ़ अ पर्सन पुश अ वॉल एंड इट डजंट मूव, कौन नहीं मूव करा, वॉल नहीं मूव करी बच्चे, वॉल को धक्का लगा रहे थे ताकि वो मूव करे, बट डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, तो वर्क डन कितना माना जाएगा, ज़ीरो। ऐसी अगर मैं कंसीडर करूं कि आप किसी चेयर पे बैठे हो और मैं बोलती हूँ चेयर को ना पुश करो नीचे की तरफ ज़ोर से, तो आप चेयर को पुश कर रहे हो, पर क्या ये चेयर ज़मीन के अंदर गई, या क्या ये चेयर अपनी जगह से हिली, अगर ये नहीं हिलती तो डिस्प्लेसमेंट होगी ज़ीरो ना, तो आपका वर्क डन भी बच्चे ज़ीरो काउंट होगा। क्लियर है, या तो एफ ज़ीरो हो जाए, या तो एस ज़ीरो हो जाए, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, या दोनों ज़ीरो हो जाए, या फिर कॉस थीटा टोटल ज़ीरो हो जाए, और वो कब ज़ीरो होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारा पॉजिटिव वर्क डन के लिए क्या देखेंगे, एफ और एस जो है उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए सेम, और थीटा होना चाहिए 90 से कम। बच्चे जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसको नहीं कंसीडर करोगे, जो नेचुरल फोर्स है ना उसको कंसीडर करके डिसीजन लेना है। नेचुरल फोर्स मैं बोल सकती हूँ जो मेरी वजह से नहीं है, अगर मैं नहीं भी हुई तब भी वो फोर्स वैसे ही लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेरी वजह से थोड़ी ना है, सबके लिए सेम ही लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के लिए लगता है, चाहे चार्जेस को आप हैंडल करो, चाहे मैं करूँ, चाहे कोई और करे, तो वो क्या है, नेचुरल फोर्स। मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स मैग्नेट में लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन की वजह से है, जब भी व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट जब भी आएंगे ना, तो दीज आर नेचुरल फोर्स। ठीक है, अपना फोर्स लगाओगे बट डिसीजन लेते टाइम जो खुद का फोर्स लगाया है उसको कंसीडर नहीं करोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। देखो जैसे मान लो मैं किसी हाइट से ना किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देती हूँ, तो वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी भी तो अपनी तरफ ही खींच रही है उसको, तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन कौन सा हो गया बच्चे, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। ठीक है, ऐसे जब पॉजिटिव और नेगेटिव को पास पास लाए, मतलब अंदर की तरफ आपने उनकी डिस्प्लेसमेंट कराई, वो खुद भी तो अट्रैक्ट करते हैं। एफ ई का मतलब बच्चे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही देखो नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेके आ रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड डायरेक्शन में कराई,
और ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स बच्चे कैसे लग रहा है, ये भी इनवर्ड में लगेगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जहाँ पे अट्रैक्शन होगी वहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बच्चे आपको पॉजिटिव वर्क डन अच्छे से समझ में आ गया तो नेगेटिव भी वैसे ही चल रहा है। नेगेटिव वर्क डन में देखो क्या था, एफ और एस की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो और थीटा जो है बच्चे वो ग्रेटर देन 90 हो। फॉर एग्जाम्पल जिस बॉल को नीचे को फेंका था ऊपर को उछाल दो, तो जितना टाइम वो बॉल ऊपर को जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट होगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी तो बच्चे अभी भी उसको नीचे को ही खींच रही होएगी ना, तो ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ऑपोजिट। एफ और एस ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तभी जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो आपको एक चीज़ रटवाई जाती थी, वो चीज़ क्या थी कि जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर को जाएगा तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो आपने जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो वो जी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लेते थे, वो वर्क डन की वजह से। समझ में आया ना, डायरेक्शन की वजह से ले रहे हो। इसकी एग्जांपल्स देखो बच्चे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को पास लेके आओगे तो डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड डायरेक्शन में होगी ना, और ये आपस में फिर करेंगे क्या, नेचुरली ये रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी ना, तो वर्क डन इज नेगेटिव। सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, साउथ और साउथ को पास लेके आ रही हूँ वो भी रिपेल कर रहे हैं। तो इन सब में जो वर्क डन है वो क्या हो रहा है, वो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। ठीक है। और ये देखो बच्चे, फ्रिक्शन है, हम बोलते हैं ना फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिज मोशन, मीन्स अगर ये डिस्प्लेसमेंट आगे को कर रही है तो फ्रिक्शन लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स पीछे को। फ्रिक्शन क्या लग रही है, पीछे को लग रही है, तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हो गए ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट है बच्चे कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्सेस होंगे, विच आर पाथ इंडिपेंडेंट, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेंगे। जैसे इस पेन को अगर मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो ये कुछ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, अगर मैं थोड़ा और ऊपर से करके छोड़ दूँ, या इसको यहाँ से छोड़ दिया फिर ये स्लाइड करता करता हुआ फिर नीचे गिर गया, तो सबके ऊपर बच्चे ग्रेविटी क्या लग रही है, सेम ही लग रही है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता कि पाथ क्या था, वो डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। बट अगर हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, तो याद रखना ये पाथ डिपेंडेंट है, डिपेंड करेगा जो पाथ फॉलो हो रहा है उसका नेचर कैसा है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर तो सरफेस स्मूथ हुआ तो फ्रिक्शन कम होगी, अगर सरफेस रफ हो गया तो फ्रिक्शन बच्चे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो डिपेंड कर रहा है ना कि फ्रिक्शन जो है वो कम या ज़्यादा किस पे डिपेंड करी, कि पाथ कैसा फॉलो कर रहा है। तो इनको बोलते हो आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर। जो अब इसका सेकंड पार्ट है वर्क पर एनर्जी का एनर्जी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अभी तक के लिए आप जस्ट इतना तैयार कर लो, ठीक है। किसी को भी कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे कमेंट सेक्शन में बताया करो, या फिर आप चाहते हो कोई नई वीडियो बनाऊं या इस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलरली बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर बना दूंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।